फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा चाहते हैं कि भारत गाज़ा में चल रही लड़ाई को ख़त्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इसकी गुजारिश भी की है कि भारत गाज़ा में अमन के लिए सभी राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल करे। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गाज़ा में मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों की सुरक्षा में भी मदद करे। इस खत में मुस्तफ़ा ने एक वैश्विक नेता और मानवाधिकारों और शांति को अहमियत देने वाले देश के तौर पर भारत की अहम भूमिका पर जोर दिया है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री डॉक्टर मुस्तफ़ा ने अपने खत में पीएम मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई भी दी है। उन्होंने लिखा है कि भारत हमेशा से मानवाधिकारों और शांति का समर्थक रहा है। उन्होंने पीएम मोदी को समर्थन और एकजुटता के लिए भी धन्यवाद दिया। भारत ने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखे गए सीज फायर प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसके कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात भी की थी। वहीं मार्च में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इजरायल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात भी की थी। इस दौरान दोनों के बीच इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने पर बातचीत भी हुई थी। पिछले साल 19 अक्टूबर को पीएम मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की मौत पर दुख जताया था। हाल के दिनों में डॉक्टर मुस्तफ़ा की ओर से भारत को यह दूसरा पत्र है। पिछले महीने भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर को पत्र लिखा था और इसमें भारतीय सेना के पूर्व कर्नल वैभव अनिल काले की मृत्यु के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स को जिम्मेदार बताया था। हालांकि भारत को इस मामले में अभी संयुक्त राष्ट्र की जांच पूरी होने का इंतजार है। इजराइल फिलिस्तीन संकट में भारत लंबे समय से द्विराष्ट्रीय हल की बात करता आया है। इजराइल के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी घनिष्ठ हैं। हाल में फिलिस्तीनी कामगारों की गैर मौजूदगी में इजराइल ने भारतीय कामगारों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। भारत चाहेगा कि इस संघर्ष का जल्दी हल निकले ताकि इसकी छाया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC पर ना पड़े। इस कॉरिडोर की नींव पिछले साल दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान रखी गई थी। पिछले हफ्ते इटली में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भी इस कॉरिडोर के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई थी। तो इसी घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये पत्र जो है आया है डॉक्टर मुस्तफ़ा का, और प्रभु दयाल जी हैं पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही कमर आगा साहब कूटनीतिक मामलों के जानकार हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे। प्रभु दयाल जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आप किस तरह से देखते हैं ये जो भारत से मदद की गुहार की गई है, सीज फायर इंश्योर करे भारत, ये कहा गया है डॉक्टर अब्दुल्ला की ओर से, साथ ही ये भी बात सामने आ रही है कि भारत को इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, भारत जो है वो इजराइल और हमास के बीच जो ये युद्ध छड़ा हुआ है, इसमें जो पॉलिसी हमने अपनाई है वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी, और इसी वजह से दोनों साइड्स भारत पर एतबार करते हैं। अब जैसा आपने जिक्र किया कि फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा बतौर एक ग्लोबल लीडर के भारत को जो गाजा में नरसंहार हो रहा है उसको रोकने में मदद चाहिए भारत से उन्हें। और उन्होंने कहा है कि फलस्तीनियों पर जो अत्याचार चल रहा है उसके खिलाफ भारत जो है आवाज उठाए। लेकिन भारत तो हमेशा से ही फलस्तीनी लोगों के अधिकारों के प्रति अपना योगदान देता आ रहा है। ये इसमें कोई कभी कमी नहीं हुई। भारत लगातार ऐसा करता है। भारत ने इजराइल फलस्तीन के संघर्ष को हल करने के लिए ये भी कहा है कि दो राज्य समाधान का वो समर्थन करता है। लेकिन मुश्किल ये है कि इजराइल और हमास के बीच में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं, एक दूसरे पर वो विश्वास नहीं करते हैं, उनको एक दूसरे पर एतबार नहीं। इसी वजह से जो अभी हाल में प्रेसिडेंट बाइडेन अमेरिका के जो हैं उन्होंने एक पीस प्लान पेश किया था, 3 स्टेज पीस प्लान था। पहले तो लगा कि इजराइल भी उसका समर्थन कर रहा है और हमास भी मानने को तैयार है, लेकिन अब जो संकेत आ रहे हैं उनसे लगता है कि ना इजराइल मानने को तैयार है ना हमास। यूनाइटेड नेशंस ने तो एक रेजोल्यूशन पास करा था कि वो जो बाइडेन साहब का पीस प्लान है उसके तहत कार्य किया जाए। फिर भी
उस पे अब आगे बढ़ना मुश्किल सा लग रहा है। और जैसा मैंने कहा कि इजराइल और हमास एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। अब देखिए, कहते हैं कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। जी। भारत जो भी पॉसिबल है, जो भी मुमकिन है इस संघर्ष को रोकने के लिए, उसकी तरफ कोशिशें करता रहा है और करता रहेगा। मुश्किल बस ये है कि अगर इसराइल और हमास एक दूसरे पर एतबार नहीं करते और लड़ाई नहीं रोक रहे हैं, तो फिर इस लड़ाई को रोकना मुश्किल हो जाता है। प्रभुदयाल जी, जो भारत का स्टैंड रहा है पिछले 10 वर्षों की, अगर हम बात करें मोदी सरकार के दौरान, तो भारत ने दोनों ही देशों से रिश्ते अपने बहुत मजबूत किए हैं। ये बात ज़रूर है कि जब हमास का हमला हुआ था तो भारत ने इक्विवोकली उसको कंडेम किया था, लेकिन इससे पहले जहाँ तक फिलिस्तीन का प्रश्न है, आप जानते हैं कि स्टैंड अलोन विजिट भी पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। तो ये दिखाता है कि भारत के किस तरह से दोनों ही पक्षों के साथ बहुत मधुर संबंध हैं, और शायद यही एक कारण है जिसके चलते उनसे कहा जा रहा है कि वो मध्यस्थता करें और सीज फायर इंश्योर करें। देखिए, जैसा आपने जिक्र किया, जब हमास ने अटैक किया था इसराइल पे 7 अक्टूबर को, तो भारत ने उसकी निंदा की थी। वो निंदा इसलिए की थी क्योंकि वो एक टेररिस्ट अटैक। भारत तो टेररिज्म का पूरी तरह से उसकी निंदा करता है, उसका विरोध करता है, और किसी तरह से भी टेररिज्म को माफ करने के लिए भारत तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद जो लड़ाई बढ़ गई, और फिलिस्तीन में गाजा पट्टी पे जो नागरिक स्थित हैं, सिविलियंस हैं, उनकी जो जाने जाने लगी। देखिए, अभी करीब 36,000 फलस्तीनी जो गाजा पट्टी में रहते हैं वो मर चुके हैं। तो इन सब को देखते हुए भारत ये गुहार लगाता रहा है इसराइल से भी और हमास से भी कि भाई ये लड़ाई रोको, क्योंकि जिस तरह से सिविलियंस के हक बर्बाद हो रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है, उनकी जाने जा रही हैं, इस पर रोक लगाना जरूरी है। भारत ने एक ह्यूमैनिटेरियन वजह से इस लड़ाई को रोकने को बहुत अहम समझा है, उस पर जोर दिया है। और भारत ही नहीं, साथ साथ भारत के दोस्त जैसे अमेरिका ने और दो देशों ने इस लड़ाई को रोकने की कोशिश की है। अमेरिका के साथ इजिप्ट ने और कतर ने मध्यस्थता करने की कोशिश की है। लग रहा था कि इसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, वो ट्रस्ट न होने की वजह से इसराइल और हमास लड़ाई नहीं रोक। उनको लगता है कि वो अपने रोक लें और दूसरी तरफ से बेईमानी होगी जिससे उनका नुकसान हो। तो जब तक इनमें ट्रस्ट नहीं कायम होता, देखिए ये बात कैसे आगे बढ़ सकती एक दूसरा प्रश्न जो उठ रहा है वो है भारत के सामरिक हितों का भी, जिस आईएमईसी का हमने जिक्र किया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, और जो पिछले साल G20 की बैठक में यहाँ पर जो है अप्रूव किया गया था, और अभी G7 की जो बैठक हुई है पिछले हफ्ते इटली में, उस पर भी कमिटमेंट जो है रिन्यू किया गया सब नेशंस की ओर से कि इसको करना चाहिए। लेकिन ये जो संघर्ष चल रहा है, क्या इसके चलते थोड़ी सी इसके ऊपर आँच आई, और ये भी एक बड़ा कारण है कि जिसके चलते भारत चाहेगा कि वहाँ पर शांति जल्दी से बहाल हो? बिल्कुल। देखिए, ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये भारत के तो हित में है ही, साथ में मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनका भी इससे बड़ा फायदा होगा। इसराइल का भी फायदा होगा, क्योंकि ये पूरा रूट जो है भारत से स्टार्ट करके अरेबियन सी क्रॉस करके उधर गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ में दाखिल होगा, फिर यूएई से होता हुआ बाय रेल सऊदी अरेबिया से रेल को क्रॉस करके जॉर्डन जाके इसराइल फिर में घुसेगा। उसके बाद इसराइल से मेडिटेरेनियन होके फिर वो यूरोप जाएगा। तो जितने सब देश हैं, इनका इसमें फायदा होना है। लेकिन ये जरूर है कि अब ये जो इसराइल हमास की जो जंग छिड़ी हुई है, इससे ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के कार्य में कुछ बाधा हो गया है, बाधा पैदा हो गया। आगे नहीं बढ़ पा रही है बात, क्योंकि कंस्ट्रक्शन उस एरिया में होना जी। मुश्किल है जहां वो लड़ाई बहुत इतनी नजदीक। हमारे साथ कमर आगा साहब भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर, आगा साहब। आप किस तरह से देखते हैं ये जो फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा का पत्र आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि वो सीज़ फायर में मदद करें? आपको लगता है कितना महत्वपूर्ण है भारत का रोल इस पूरे संघर्ष में, और भारत इसमें क्या आगे कर सकता है पहल? देखिए, दो चीजें हैं। बात तो ये कि इस बात का रिकग्निशन है कि वो भारत और प्रधानमंत्री की लीडरशिप को एक इम्पोर्टेंट सन के रूप में देख रहे हैं और भारत को एक महत्वपूर्ण देख रहे हैं। फिर दूसरी बात ये भी है कि
और फिलिस्तीन के रिश्ते आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, गांधी जी के समय से हैं, चलते चले आ रहे हैं। और भारत एक ऐसा देश है जिसके संबंध जो है अरबों से भी हैं, और इजराइल से भी हैं, और ईरान से भी हैं। तो एक अच्छी पोजीशन होने की वजह से और एक अच्छी छवि होने की वजह से अगर भारत का हस्तक्षेप होता है, भारत कुछ इनिशिएटिव है, तो उससे माफ़ी चाहूँगा, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही, कुछ तकनीकी गड़बड़ी, इसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँगा प्रभु दयाल जी। ये जो पत्र है अभी तो आया ही है, पिछले महीने भी एक पत्र आया था जिसका हमने जिक्र किया है, और लगातार ये बात फिलिस्तीन की ओर से कही जा रही है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस उनको कटघरे में खड़ा किया जाए, और साथ ही भारत इसमें ये दबाव डाले इजराइल के ऊपर, क्योंकि अभी हाल में जैसा हमने रिपोर्ट भी किया था कि एक भारत के पूर्व सैनिक अधिकारी की मृत्यु हुई जो कि संयुक्त राष्ट्र के एक मिशन में काम भी कर रहे थे। भारत ये कह रहा है कि जब तक यूएन की जांच पूरी नहीं होती तब तक वो इस पर कोई कमेंट नहीं करेगा, लेकिन इसको भी ढाल बना करके एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। दूसरी ओर भारत का अपना भी एक हित दूसरा ये देखने में आया है कि जो वर्कर्स हैं वहाँ पर, उनके लिए इजराइल ने अपने दरवाजे खोले हैं भारतीय वर्कर्स के लिए, तो ये भी भारत के हित में रहेगा कि वहाँ पर शांति जल्द से जल्द बहाल हो। देखिए, जैसा आपने जिक्र किया, कई वजह हैं जिनसे भारत चाहता है कि शांति की बहाली की जाए, युद्ध रुके। भारत ने भरपूर कोशिश की। देखिए, याद दिलाना चाहूंगा कि COP28 की जो मीटिंग हुई थी दुबई में दिसंबर में, प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात वहां इजराइल के प्रेसिडेंट से हुई थी। इजराइल के प्रेसिडेंट से डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये युद्ध को रोकना बहुत जरूरी है, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं अपनाया जाएगा, ये मिडिल ईस्ट की जो प्रॉब्लम है, इजराइल और पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम, ये खत्म नहीं होगी। तो भारत तो पैलेस्टीनियंस के हक में हमेशा से आवाज उठाता रहा है, इनके हकों का समर्थन करता रहा है। अब मुश्किल ये है कि अगर टेररिज्म को अपनाया जाए तो फिर तो जरा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। शुरू से यही मुश्किल पैदा हो गई क्योंकि हमास ने टेररिस्ट अटैक किया, जिसकी वजह से फिर इजराइल ने एक जवाबी अटैक किया, उसमें तो फलस्तीनियों की तबाही हो गई। तो ये जरूरी है कि दोनों पक्ष पीछे हटे, और जो पीस प्लान बाइडेन साहब ने बनाया था, जिसका भारत ने समर्थन किया है, जो यूनाइटेड नेशंस में अपनाया गया, उसको दोनों पक्ष माने, इजराइल भी माने, फलस्तीनी भी माने, और पीस की स्थापना की जाए। जी, कमर आगा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उम्मीद करते हैं कि इस बार उनकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुंचे। आगा साहब, आपसे यही पूछना चाह रहा था कि भारत के इजराइल के साथ तो घनिष्ठ रिश्ते हैं, लेकिन फिलिस्तीन के साथ भी भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं, तो ऐसे में भारत वो उन गिने चुने देशों में से जिनके दोनों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो शायद इसीलिए भारत के ऊपर उम्मीदें टिकी हैं कि ये मध्यस्थता करके शांति बहाल वहाँ पर करवा सकता है। देखिए, कई चीजें हो सकती हैं। प्रभु दयाल जी ने, अम्बासडर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों के बीच में। अगर इजराइल अपने ट्रूप्स विड्रॉ करता है, वहां के ऊपर एक अमेरिकन प्रपोजल और है कि यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया, और फिर उसके अलावा यह है कि अमेरिकन ट्रूप्स वहां जाते हैं, या यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से कोई वहां पे ट्रूप्स डिप्लॉय किए जाए। पहले तो रिकंस्ट्रक्शन हो, टोटल विड्रॉवल हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, कुछ मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचे दोबारा से। तो एक लंबा प्लान बनाया जा सकता है, और जिसमें भारत की एक बड़ी रुचि भी हो सकती है, भारत उसमें भी मदद कर सकता है। इसी के बाइडेन साहब का जो प्लान है, उसके ऊपर सऊदी अरेबिया भी एक्सेप्ट कर, काफी हद तक लगता है कि एक्सेप्टेंस है उनको भी, और दूसरे अरब देश भी उसमें, मुझे नहीं, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब भी सपोर्ट करेंगे। तो एक मल्टी नेशनल ट्रूप, मगर क्या इजराइल इस बात को एक्सेप्ट करेगा, ये एक समस्या बनी हुई है। लेकिन अगर अमेरिकन प्रेशर आता है और अमेरिकन कन्विंस करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जरूर, इसलिए कि गाजा, बहरहाल जो भी इजरायली प्लान हो, ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज से इजराइल को एक दिन विड्रॉ करना पड़ेगा। 143 कंट्रीज ने फिलिस्तीन के फेवर में अभी वोट किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि पैलेस्टीनियन की मेंबरशिप होनी चाहिए। केवल 9 कंट्रीज ने अपोज किया है, वो भी अमेरिका ने डिफरेंट रीजंस की वजह से अपोज किया था।
तो इस तरह से कुछ ना कुछ तो समाधान पाना पड़ेगा, इसलिए कि ये स्थिति बहुत समय तक नहीं चल सकती, इसराइल के हित में नहीं है। और अगर लंबी चलती है तो फिर उसके अलावा ये भी होगा कि युद्ध पूरा फैल जाएगा, इसलिए कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह अब लगातार बिहेव कर रहा है, नॉर्दर्न ईरान, नॉर्दर्न इसराइल के ऊपर भी वॉर शुरू हो गई है वहां के ऊपर, और वहां पे 80,000 के करीब लोगों को छोड़ के जाना पड़ा है एरियाज को, और दूसरी तरफ ट्रांसफर किया गया है, खासतौर के रियाद, शमोना और नॉर्दर्न गैलिली के रीजन में। तो हालात अच्छे नहीं है, ये नहीं चल सकता। इसराइल अभी तक असमर्थ रहा है हमास को भी पूरी तरीके से खत्म करने में, और अमेरिकन का भी ये कहना है कि 7-8 महीना भी लग सकता है उसको अपने ऑब्जेक्टिव को पाने में। तो लाखों लोग मर जाएंगे। ह्यूमैनिटेरियन है, भारत एक एक अच्छा बार फिर से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही कि बहरहाल शुक्रिया आपका कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रभुदयाल जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस नाजुक मसले को।